आखिर पापा से अपनी बात मनवाने के पश्चात उनके सम्मान के बारे में सोचकर लेखा तैयार हो गई सूर्यांश के घर जाने के लिए। फिर भी अभी भी मन में दुविधा तो है। भविष्य को किसने देखा है? भविष्य में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। अभी से शादी पक्की करके रखने का कोई अर्थ मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, मगर पापा ने जब एक बार वादा किया है तो उनका वादा तो निभाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, पापा को भी अपने मन की करने दो, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। सूर्यांश में मेरी बात से सहमत होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर मैं क्या कर सकती हूँ। जब मेरा मन ही नहीं मान रहा तो मन के खिलाफ जाकर कोई कदम नहीं उठा सकती। शादी जैसे जीवन भर का रिश्ता मैं बेमन से नहीं जोड़ सकती। मैं तो अपने निर्णय पर अटल हूँ। चलो देखते हैं सूर्यांश के घर में जाकर क्या बातें होती है। उसके मम्मी पापा हमारी बात मानते हैं या नहीं। जूही भी पूरी तरह लेखा की बात से सहमत नहीं, फिर भी खुश है ये सोचकर कि लेखा आखिर सूर्यांश के घर जाने के लिए तैयार हो गई। सूर्यांश लड़का अच्छा है, घर परिवार भी अच्छा है, इसीलिए मुझे ये रिश्ता पसंद आया। पहले बाधा विघ्न था, मगर अब तो सारी बाधाएं दूर हो गई। परंतु लेखा फिर शादी से मुकर गई। हमने वादा किया है कि हमें अच्छे से सबको समझना पड़ेगा। देखते हैं मिस्टर अभिनव अरोड़ा के घर जाकर क्या क्या बातें होती है। फिर से आदित्य तो है संभालने के लिए, मुझे इतनी चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं। आदित्य के मन में भी ज़्यादा न सही थोड़ा बहुत उथल पुथल तो है। वो मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं अभिनव मानेगा या नहीं। उसे भी तो अपनी बेटी की शादी की चिंता होगी। इकलौता बेटा है, उसको सेटल करने की पूरी प्लानिंग होगी। जब वो सुनेगा कि लेखा अभी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है तो पता नहीं क्या रिएक्शन होगा उसका। चलो देखते हैं, जाकर सबसे मिलकर बात करेंगे, सबको समझाने की कोशिश करेंगे, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। कॉल बेल बजते ही अभिनव और गीतांजलि दोनों बाहर निकल आए मेहमानों का स्वागत करने के लिए। सबको देखकर दोनों बहुत खुश हुए, हंसते हुए उनका स्वागत किया। आओ आओ आदित्य, जूही जी आपका दिल से स्वागत है, हम आप सबका ही इंतजार कर रहे थे। अभिनव अरोड़ा ने आगे बढ़कर कहा तो गीतांजलि ने आगे बढ़कर जूही से हाथ मिलाया और उनको अंदर लेकर गई। लेखा भी सबके पीछे पीछे चल पड़ी। ड्राइंग हॉल में प्रवेश किया तो लेखा की नज़र वहां पर बैठे दो लोगों पर पड़ी। वो किसी को जानती नहीं है, परंतु मन में कई सारे प्रश्न जाग उठे। ये लोग जरूर सूर्यांश के रिश्तेदार होंगे, इनको बुलाया होगा बात पक्की करने के लिए। इंट्रोड्यूस कराएंगे तो पता चल जाएगा ये लोग कौन है। परंतु सूर्यांश तो कहीं दिख नहीं रहा है, उसको भी यहीं पर होना चाहिए था। हो सकता है तैयार हो रहा होगा, आ ही जाएगा थोड़ी देर में। अभिनव अरोड़ा ने सबका स्वागत करते हुए कहा, आइए आप सब बैठ ही जाइए। लेखा बेटा क्या सोच रही हो, आ जाओ अंदर आकर बैठो। सूर्यांश तैयार हो रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा। लेखा ने विनम्रता से कहा, जी अंकल जी। सब लोग बैठे ही थे कि सूर्यांश दिख गया। लेखा ने हाय किया, अंकल आंटी को नमस्ते किया। कैसे हैं अंकल आंटी आप लोग, कैसी हो लेखा? हम लोग अच्छे हैं बेटा, तुम सुनाओ तुम्हारा कैसा चल रहा है? आदित्य ने पूछा। सब अच्छा चल रहा है अंकल। फिर लेखा की ओर देखकर कहा, लेखा तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, तुम कैसी हो, कैसी लग रही हो? बहुत खूबसूरत लग रही हो। खूबसूरती के बारे में नहीं पूछा, मैंने पूछा है मैं स्वस्थ लग रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल स्वस्थ लग रही हो। फिर क्यों पूछ रही हो? ओह, लेखा कटसी के नाते पूछा होगा सूर्यांश ने। जूही थोड़ा असहज हो गई। मम्मा आप क्यों बीच में बोल रही हो, हमारी आपस की बातचीत है। लेखा ने मम्मा को टोका। ये दोनों अभी भी बच्चे हैं, इनका लड़ना झगड़ना तो चलता ही रहता है, जाने कब बड़े होंगे। गीतांजलि ने मुस्कुराकर कहा, आंटी मैं दादी अम्मा जैसे सीरियस नहीं हो सकती। सचमुच अभी तो हम बच्चे ही हैं, अभी हमारी उम्र ही क्या है। लेखा की बात सुनकर आदित्य जोर से हंस पड़ा। दोनों का तकरार बचपना देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। हमारी जवानी के दिन याद आ गए, क्या समय था, क्या जमाना था। तभी तो मैं कहती हूँ माई पापा द बेस्ट पापा। लेखा भी हंस पड़ी। ड्राइंग रूम में बैठे दो मेहमान जिनका परिचय अभी नहीं हुआ है, सूर्यांश और लेखा की बातों से दोनों खूब असहज महसूस करने लगे। दोनों के चेहरे का हाव भाव अभिनव अरोड़ा समझ गया, इसीलिए मामले को संभालते हुए उसने दोनों से सबका परिचय कराया। आदित्य, जूही जी, सामने बैठे हैं मेरे बड़े साले साहब अर्थात गीतांजलि के बड़े भाई महेंद्र भाटिया। पास में बैठी है मेरी बड़ी बहन सुरेखा बहल। भाई साहब
दीदी, ये है आदित्य, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये उनकी पत्नी जूही पास में बैठी है और इनकी सुपुत्री लेखा, जिससे हमारे इकलौते बेटे की शादी होने वाली है। आदित्य और जूही दोनों ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया तो लेखा ने भी दोनों को दूर से ही नमस्ते किया। जूही ने लेखा के कानों के पास आकर फुसफुसाकर कहा, लेखा बेटा, उनके पाँव छूकर प्रणाम करो। लेखा ने भी धीरे से कहा, मम्मा, मैं जिनको जानती ही नहीं उनको पाँव छूकर प्रणाम नहीं कर सकती, दूर से नमस्ते कर तो दिया। दोनों की बात आदित्य ने सुन ली तो आदित्य ने भी धीरे से कहा, रहने दो ना जूही, आजकल के बच्चे हैं, तुम प्रेशर मत डालो। थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट, लेखा ने मुस्कुराकर कहा। थोड़ी देर में ड्राइंग रूम में खामोशी छाई रही। सबसे पहले अभिनव अरोड़ा ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, तो हम अब मुद्दे की बात पर आए जिसके लिए हम आज एकत्र हुए हैं। बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम जिस बात के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं इस बारे में खुलकर बात की जाए। गीतांजलि ने मुस्कुराकर सबकी ओर देखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ पहले एंगेजमेंट की तारीख पक्की कर ले, उसके बाद शादी की तारीख भी पक्की कर लेंगे। आप लोगों की क्या राय है? अभिनव अरोड़ा ने सबकी ओर देखते हुए कहा, बात पक्की करने से पहले मुझे लड़की और उसके माता पिता से कुछ बातें करनी है। गीतांजलि के बड़े भाई महेंद्र भाटिया ने अपनी बात रखी। हाँ भाई साहब, आप जो भी बात करना चाहते हैं खुलकर करिए, अभिनव अरोड़ा ने निवेदन किया। महेंद्र भाटिया ने जूही और आदित्य की ओर मुखातिब होकर पहला प्रश्न किया, आप लोगों ने इतनी उम्र में शादी क्यों की? महेंद्र भाटिया का प्रश्न सुनकर आदित्य थोड़ी देर के लिए असहज हो गया, फिर बात संभालते हुए बोला, पहले शादी करने का मौका ही नहीं मिला था, इसीलिए इस उम्र में आकर करनी पड़ी। परंतु आपने तो एक और शादी की थी जिससे आपका एक बेटा भी है, वो शादी आपने तोड़ दी, फिर आपने इस उम्र में दूसरी शादी की है ना? आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। जूही ने मुझे पहले शादी कर लेनी चाहिए थी, मगर किसी मजबूरीवश नहीं कर पाया था और पापा के प्रेशर में आकर मैंने उर्वशी से शादी की। शादी निभ नहीं पाई और अपनी मर्जी से ही दोनों अलग हो गए। आपकी बेटी शादी से पहले ही पैदा हो गई थी, है ना जूही जी? इस बार महेंद्र जी ने जूही से प्रश्न किया। महेंद्र भाटिया का प्रश्न सुनकर जूही बहुत ही असहज महसूस करने लगी। क्या जवाब दे समझ में नहीं आया तो आदित्य ने बात संभाली, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है महेंद्र जी, आपने जो कहा सच है, गलती मेरी ही थी, जूही की नहीं। इसीलिए तो मैंने उससे शादी कर ली और अपनी बेटी को अपना लिया। आपने शादी तो अभी की और बेटी को भी अभी अपनाया, मगर समाज तो यही जानता है कि आपकी बेटी एक अनमेरिड माँ की लड़की है। ऐसी लड़की से अगर सूर्यांश की शादी होगी तो क्या समाज में सूर्यांश को वो इज्जत मिल पाएगी जिसका वो हकदार है? क्या इससे हमें समाज में अपमानित नहीं होना पड़ेगा? या फिर अभिनव अरोड़ा के बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? आप इसकी गारंटी दे सकते हैं क्या? हम इज्जतदार लोग हैं, केवल एक शादी के कारण अपनी इज्जत नहीं गंवा सकते। सूर्यांश अभिनव अरोड़ा का इकलौता बेटा है, इतनी जायदाद का इकलौता वारिस है, उसे एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी, लड़कियों की कमी है क्या? महेंद्र सिंह भाटिया ने मन की भड़ास निकाल दी। महेंद्र भाटिया की बातों का समर्थन करते हुए अभिनव अरोड़ा की बड़ी बहन सुरेखा बहन ने कहा, मैं भी महेंद्र भाई साहब की बातों का समर्थन करती हूँ। सचमुच हम इज्जतदार लोग हैं, हम पर समाज अंगुलियां उठाए, हम ये नहीं चाहते। हमें भी इसी समाज में रहना है, जीना है। केवल इस शादी से अगर समाज में हमारी नाक कट जाए तो ऐसी शादी मुझे भी मंजूर नहीं है। हमें अभिनव और गीतांजलि ने बुलाया है, इसीलिए हम आए हैं, मगर अपनी बात रखना भी बहुत आवश्यक है। दोनों की बातें सुनकर थोड़ी देर ड्राइंग हॉल में खामोशी छाई रही। खामोशी तोड़ते हुए अभिनव अरोड़ा ने कहा, महेंद्र भाई साहब, सुरेखा दीदी, सूर्यांश और लेखा एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। प्यार भरा दिल तोड़ना नहीं चाहिए। जब हमें इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है तो आप लोगों को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वैसे भी लेखा अब आदित्य की बेटी है, ये बात सभी जानते हैं, फिर क्या परेशानी है? आदित्य की बेटी से अगर मेरे बेटे की शादी हो जाती है तो समाज में इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अभिनव अरोड़ा की बात सुनकर सुरेखा बहल गुस्से में बोल पड़ी, जो अनमेरिड माँ बन सकती है उसका चरित्र क्या होगा? एक ऐसी लेडी की बेटी से और क्या उम्मीद की जा सकती है? उसके चरित्र की क्या गारंटी है? सुरेखा बहन की बातें सुनकर अब की बार लेखा चुप न रह सकी। वो गुस्से में चिल्ला पड़ी, आप मेरी माँ का अपमान नहीं कर सकती, न मेरे चरित्र पर अंगुली उठा सकती है। आपको ये अधिकार किसने दिया?
अपनी बुआ की बात सुनकर सूर्यांश भी तिलमिला गया और बोल पड़ा, बुआ जी, आप लेखा और उसकी माँ के लिए इस तरह अपमानजनक बात नहीं कर सकती। आपको उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। पता होता तो आप ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करती। लेखा बहुत अच्छी लड़की है और आंटी भी बहुत अच्छी है। मैं लेखा से प्यार करता हूँ, शादी उसी से करूँगा, किसी से नहीं। तू अभी बच्चा है सूर्यांश, तुझे क्या पता हमारे समाज के बारे में। समाज में ऐसी लड़कियों को कभी भी इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता। रहा सवाल अच्छी होने की बात, तो कोई अच्छी लड़की कभी भी अनमेरिड माँ नहीं बनती। बुआ जी, अभी तो दोनों की शादी हो गई और लेखा आदित्य अंकल की ही बेटी है। फिर क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? आदित्य अंकल की इस समाज में बहुत इज्जत है, बहुत नाम है। शादी तो मैं लेखा से ही करूँगा। ठीक है, तुम शादी करो, मगर हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। अगर तुमने ये शादी की तो आज से तुम लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सुरेखा बहन के चेहरे पर गुस्सा और घृणा का भाव उभर आया। मैं भी आपसे सहमत हूँ सुरेखा बहन। अगर सूर्यांश की शादी इस लड़की से होती है तो आज से मेरा भी इनसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इन लोगों से रिश्ता रखकर मैं अपनी नाक नहीं कटवाना चाहता समाज में। मुझे भी इसी समाज में रहकर जीना है। महेंद्र भाटिया के चेहरे पर भी गुस्सा और घृणा का भाव स्पष्ट दिख रहा था। इतनी देर से खामोशी से आदित्य और जूही महेंद्र भाटिया और सुरेखा बहल की बातें सुन रहे थे। सारी बातें सुनने के पश्चात आदित्य ने खामोशी तोड़ी और शांति से कहा, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली। आप लोगों ने मेरी वाइफ जूही और मेरी बेटी लेखा का जो असम्मान किया, उसे तो मैं कभी नहीं भूल सकता। मगर मुझे रिश्ता अभिनव अरोड़ा और गीतांजलि के साथ जोड़ना है। आप लोगों के साथ रिश्ता भी नहीं जुड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहा सवाल समाज में नाक कटने की बात, तो आप लोगों की नाक इतनी लंबी क्यों है? क्या आपने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की? महेंद्र भाटिया और सुरेखा बहल की अपमानजनक बातें सुनकर भी अभिनव अरोड़ा और गीतांजलि खामोश बैठे हुए थे। लेखा उम्मीद कर रही थी कि इतनी अपमानजनक बातों का जवाब दोनों फौरन उनका पक्ष लेते हुए देंगे, मगर उम्मीद के मुताबिक ऐसा न हुआ देखकर लेखा अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। अपनी मम्मा का इतना अपमान बर्दाश्त से बाहर हो था। फिर भी वो कुछ देर धैर्य रखकर दोनों की राय सुनने के लिए बेताब थी। वो मन ही मन सोचने लगी, सूर्यांश ने भी कुछ नहीं कहा, बिल्कुल खामोश बैठा है। सूर्यांश चाहता तो इन बातों का जवाब गुस्से से न सही अच्छे से दे सकता था। वो अब इतना छोटा भी तो नहीं है कि किसी का इतना अपमान देखकर चुप रहे। जो इंसान अन्याय और अपमान का विरोध निडरता से नहीं कर सकता, उस इंसान का क्या भरोसा। उस इंसान की बैकबोन बहुत मजबूत है कि नहीं, इस पर शक होता है। शादी से पहले ही जो इंसान इतना डरा हुआ क्षमा हुआ बैठा है, अगर शादी के बाद हमारा अपमान हुआ तो वो इंसान कभी अन्याय का विरोध नहीं करेगा। न ही इस बात पर भी शक है। सूर्यांश कुछ भी करे, मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं अपनी माँ का अपमान का जवाब जरूर दूंगी, मजबूती से दूंगी, चाहे मेरी शादी हो या ना हो। वैसे भी अभी मेरा मन नहीं है शादी करने का। अभिनव अरोड़ा और गीतांजलि अभी भी चुपचाप कुछ सोच में डूबे हुए थे, मगर लेखा ने परवाह किए बिना ही बड़ी ही दृढ़ता से अपने पापा की ओर मुखातिब होकर कहा, किसी की राय सुनने की आवश्यकता नहीं है पापा, मैं अपनी राय सबको सुना देती हूँ। मैं ये शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। इतना अपमान होने पर भी अगर अभिनव अंकल और आंटी जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो बाद में भी इस घर में मुझे सम्मान मिलेगा, इस बात पर मुझे शक है। सूर्यांश तो बिल्कुल मुख बधिर बनकर बैठा हुआ है। ऐसे इंसान से शादी करके मैं कभी सुखी नहीं हो सकती। शादी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद नहीं है। आप लोगों से मुझसे रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अदरवाइज मैंने तो आने के लिए भी तैयार नहीं थी। नहीं आती तो ही अच्छा होता। कम से कम आज मुझे मम्मा के बारे में इतनी अपमान भरी बातें अपने कानों से सुनाना तो नहीं पड़ता। लेखा की बातों का आदित्य कुछ जवाब देता उससे पहले ही महेंद्र भाटिया बोल पड़ा, हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं कि बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बात करे और बड़ों के सामने बदतमीजी करे। महेंद्र भाटिया की बात सुनकर लेखा चुप न रह सकी, इसीलिए दृढ़ता से बातों का जवाब दिया, इसका मतलब आप अपने बच्चों की बैकबोन कभी मजबूत ही नहीं होने देना चाहते। आप अपने बच्चों को गूंगा बहरा बनाकर रख सकते हैं, मगर मैं गूंगी बहरी बिल्कुल नहीं हूँ। किसी के अन्याय का जवाब देना अगर बदतमीजी है तो ये बदतमीजी मैं 1000 बार करूँगी। मुझे ऐसी शिक्षा नहीं दी गई है कि अन्याय को चुपचाप बर्दाश्त किया जाए। लेखा की बात सुनकर इस बार सुरेखा बहल बोल पड़ी, कैसा अन्याय? किसने किस पर अन्याय किया? हमने तो जो सच कहा है वही कहा। इससे जिसका अपमान होता है तो उसे ऐसा कार्य करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम इतनी सी लड़की इतनी बातें शादी से पहले कर रही हो तो पता नहीं शादी के बाद क्या करोगी। ऐसी लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती।
इस बार सूर्यांश चुप न रह सका। वो बोल पड़ा, बुआ जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? लेखा हमारे घर की बहू बनेगी, आपके घर की नहीं। आप कितनी बार आती है हमारे घर पर, कभी हमें फ़ोन करके हमारा हालचाल तो नहीं पूछती है। इस बार पापा ने बुला लिया तो आप आई। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आकर इस तरह का व्यवहार करके हमारे बीच में दरार डाल दें। जूही आंटी और लेखा का इस तरह अपमान करने का हक आपको किसने दिया है? सूर्यांश तुम अपनी बुआ से कैसी बातें कर रहे हो? इस बार अभिनव अरोड़ा बोल पड़ा। वाह अंकल, अब तक मेरे पापा और मम्मा का इतना अपमान किया आपके रिश्तेदारों ने, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। जब आपकी बहन की बातों का थोड़ा सा विरोध किया सूर्यांश ने, तो आपने उसे खामोश करना चाहा। अगर ऐसी बात आपके मन में थी तो हमें यहाँ बुलाया ही क्यों? हम लोगों का अपमान करने के लिए या अपने बेटे का रिश्ता जोड़ने के लिए? आप तो सूर्यांश को कुछ कहने ही नहीं दे रहे हैं। इसका अर्थ है जीवन भर आप जो कहेंगे सूर्यांश वही मानेगा। सूर्यांश का भी अपना एक व्यक्तित्व होना चाहिए। जिस लड़के का कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, ऐसे लड़के से मैं कभी शादी नहीं कर सकती, भले ही मेरी शादी जीवन भर ना हो। लेखा ने फिर दो टूक जवाब दिया। लेखा की बातें सुनकर सूर्यांश तड़प उठा। लेखा कैसी बातें कर रही हो? मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो अन्याय को देखकर चुप रहता है, पर यहाँ सब लोग बैठे हैं इसीलिए मैं चुप था। क्यों नहीं शादी करोगी मुझसे? जरूर होगी हम दोनों की शादी, चाहे हमारे रिश्तेदार आए या ना आए। सूर्यांश की बातें सुनकर महेंद्र भाटिया गुस्से में बोल पड़ा। अभिनव, गीतांजलि, तुम दोनों ने अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पर, फिर हमें बुलाया क्यों? बच्चों को तय करने दो उन्हें क्या करना है, हमारी यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब ज़्यादा देर यहाँ नहीं बैठ सकते। महेंद्र भाटिया उठकर जाने लगे तो सुरेखा बहल भी उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, सच कहा भाई साहब आपने, हमारी यहाँ कोई इज्जत भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं। ज़्यादा देर हमें यहाँ ठहरना ही नहीं चाहिए। मैं भी जाना चाहती हूँ। दोनों जाने को उद्यत हुए तो गीतांजलि दौड़कर उनके पास आई और कहा, नहीं भाई साहब, नहीं दीदी, आप थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाइए। ऐसे चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आप लोगों के बिना हमारे बेटे की शादी कैसे होगी? रिश्तेदारों के बिना भला शादी होती है कभी? समाज में हमारी नाक कट जाएगी। लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि रिश्तेदारों को नहीं बुलाया है। तब हम क्या जवाब देंगे? आप दोनों नाराज हो जाएंगे तो सारे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। रिश्तेदारों के बिना समाज में जी नहीं सकते। मैं बच्चों की ओर से माफ़ी मांगती हूँ। बच्चे नासमझ हैं, उन्हें माफ़ कर दीजिए। इस बार आदित्य चुप न रह सका। बड़े ही नम्रता के साथ उसने कहा, हमारे बच्चे नासमझ नहीं हैं। आपके रिश्तेदार कंटिन्यूअस हमारा अपमान किए जा रहे हैं। किसी बात की भी एक हद होती है गीतांजलि जी। अभिनव, अगर हमें यहाँ पर अपमान करने के लिए तुमने बुलाया है तो आई एम सॉरी, मुझे भी इस शादी के लिए सोचना पड़ेगा। मेरी बेटी जिस घर में जाके सुखी नहीं होगी, ऐसी शादी का कोई अर्थ नहीं है। मुझे लगता है शादी हो भी जाएगी तो आपके रिश्तेदार मेरी बेटी को कभी भी चैन से जीने नहीं देंगे। तुम जिस तरह से खामोशी से अपने रिश्तेदारों की बातें चुपचाप सुन रहे हो, ये तो कोई अच्छी निशानी नहीं है। मुझे तुम्हारा मनोभाव समझ जाना चाहिए, इसी में बुद्धिमानी है। नहीं आदित्य, मैं सबकी बातें सुनकर शांति से किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि मेरे रिश्तेदार नाराज होकर चले जाए, इसीलिए जवाब देने में थोड़ी देरी हो गई। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं जवाब नहीं देता या फिर तुम लोगों को अपमान के लिए करने के लिए नहीं बुलाया है। तुम इतने पुराने दोस्त हो, तुम तो मुझे गलत समझ रहे हो। अभिनव अभी भी कश्मकश में है। आप अपने रिश्तेदारों को क्या जवाब देते? अभिनव जी, मैं भी सुनना चाहती हूँ। इतनी देर से आपके रिश्तेदार हमारा अपमान कर रहे हैं और आप खामोश होकर सुन रहे हैं। क्या इससे ये साबित नहीं हो जाता कि आपके घर में हमारी लेखा कभी सुखी नहीं रहेगी? तो प्यार भरे दिल को तोड़ने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब अगर लेखा शादी करने के लिए इनकार कर दे तो उसे आप दोष मत देना। इस बार जूही चुप न रह सकी। थोड़ी देर चुप रहने के पश्चात अभिनव अरोड़ा ने विनम्रता से कहा, महेंद्र भाई साहब और सुरेखा दीदी, लेखा तो अब आदित्य की बेटी है। फिर आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी? पूरा समाज जानता है आदित्य ने दोनों को अपना लिया है, कानूनी दोनों की शादी हुई है। आप लोग नाराज न होकर बातों को समझने की कोशिश करिए। ठीक है अभिनव, तुम्हें अपने बेटे की शादी पक्की करनी है, कर दो। शादी में हम आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे नहीं बता सकते। अब हम तुम्हारे बीच में कोई बात नहीं करेंगे। जैसे तुम्हारे बच्चा चाहे वैसे करो, महेंद्र भाटिया ने नाराजगी से जवाब दिया। मेरा भी यही कहना है, शादी पक्की करनी है तो कर दो, मगर शादी में हम आ पाएंगे ये नहीं पता नहीं। हमारे लिए दोनों ही शादी नहीं रुकनी चाहिए। सुरेखा बैल भी थोड़ी सी नाराजगी दिखाई।
क्यों नहीं आएंगे आप लोग? आप लोगों को आना ही पड़ेगा। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग गुस्सा ना करें। इस बार गीतांजलि ने दोनों से रिक्वेस्ट की। ठीक है, फिर एंगेजमेंट की डेट फिक्स करो और शादी की तारीख भी पक्की कर लो। इस बार महेंद्र भाटिया थोड़ा सा नॉर्मल दिख रहा था। हाँ हाँ, जो भी करना है थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि मुझे आज ही घर लौटना है। सुरेखा बहल भी थोड़ी नॉर्मल दिखने लगी। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू दीदी। पर आज क्यों लौटना चाहती हो? आप तो 2 दिन रुकने वाली थी, फिर इतनी जल्दी क्यों जाना चाहती हो? अभी भी नाराज हो क्या? प्लीज़ 2 दिन रुक कर जाना दीदी। बहुत दिनों के बाद आई हो, फिर तो शादी में ही आ पाओगी, उससे पहले नहीं। अभिनव अरोरा ने दोनों से रिक्वेस्ट की। रुकना चाहती थी मगर अब मन नहीं है रुकने का। मन थोड़ा उचट सा गया है, फिर कभी मौका मिला तो आ जाऊंगी। तो क्या आप शादी में नहीं आओगी? देखते हैं समय क्या दिन दिखाता है। जब समय आएगा तो सोचूंगी। तुम लोग कार्यक्रम शुरू करो। सुरेखा बहल अधिक देर तक बैठना नहीं चाह रही थी। अब तक लेखा चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी और मन ही मन सब कुछ कहने के लिए तैयार हो रही थी। अभिनव अरोड़ा और गीतांजलि की एंगेजमेंट की तारीख, शादी की तारीख फिक्स करे, इससे पहले उसने बात कहना आवश्यक समझा, इसीलिए उन्हें रोकते हुए कहा, एक मिनट अंकल, आप कुछ कहे उससे पहले मुझे कुछ बातें कहनी है। फिर कौन सी बातें कहनी है लेखा बेटा? अंकल को अपना कार्यक्रम करने दो, बातें तो बाद में भी कर सकते हैं। लेखा के मन की बातों से अनजान जूही ने लेखा को समझाने की कोशिश की। नहीं मम्मा, डेट फिक्स होने से पहले मेरी बातें सबके सामने रखना बहुत आवश्यक है, मुझे मत रोकिए। ठीक है जूही, लेखा जो कहना चाहती है उसे कहने दो। बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा, उसके बाद भी कार्यक्रम हो सकता है। आदित्य ने लेखा का पक्ष लिया, परंतु लेखा के मन की बातें कुछ न कुछ उसे समझ आ रही है। लेखा की बातें सुनकर सूर्यांश को आश्चर्य हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा, इस समय लेखा क्या बात करने वाली है? जो भी कहना था उसने कह तो दिया, फिर कौन सी बात शेष रह गई? पता नहीं क्या कहने वाली है। ठीक है, देखते हैं क्या कहती है, सुन लेते हैं पहले। लेखा, तुम क्या कहना चाहती हो? जो भी कहना है जल्दी कहो, मुझे बेचैनी हो रही है। न जाने तुम्हारे मन में कौन सी बातें चल रही है, कोई ऐसी वैसी बात मत कर देना। अधीर होकर सूर्यांश ने कहा, क्योंकि उसके मन में ये डर समाया हुआ है, कहीं लेखा शादी से मना न कर दे। लेखा का स्वभाव मैं जानता हूँ। लेखा अपनी माँ का अपमान, अपना अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बचपन से उसने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब वो सहने के लिए तैयार नहीं है। पहले भी कह चुकी है कि मैं शादी अभी नहीं करूँगी। मुझसे रिश्ता भी तोड़ना चाहा, बहुत मुश्किल से मैंने उसे मनाया है। फिर अगर अपनी बात पर अड़ गई तो मैं क्या करूँगा? इतने बेशब्द क्यों हो रहे हो सूर्यांश? मैं जो भी कहूँगी तुम्हारे परिवार और रिश्तेदारों के फेवर में ही कहूँगी। मेरी बात सुनकर सब लोग खुश हो जाएंगे, इतनी मुझे उम्मीद है। लोग चाहे मुझे कितनी ही बुरी समझे, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। मेरे कारण किसी को कोई नुकसान पहुँचे मैं नहीं चाहूँगी, इसीलिए पेशेंस रखो और सुनो। लेखा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिल उठी। अपने निर्णय से वो मन से काफ़ी हल्का महसूस करने लगी। लेखा की बातें सुनकर पूरे ड्राइंग हॉल में एक खामोशी छा गई। लेखा कौन सी बात कहने जा रही है, सुनने के लिए सब बेताब है। सब अपने ही हिसाब से सोच रहे हैं, मगर किसी को अंदाजा नहीं लग पा रहा कि लेखा क्या कहने जा रही है। लेखा ने एक नज़र दौड़ाकर सबके चेहरे को देखा। सबके चेहरे पर एक प्रश्न चिन्ह है, माथे पर शिकन है। महेंद्र भाटिया और सुरेखा बहल के माथे पर हल्की सी पसीने की बूंदें भी झलकने लगी है, जिसे देखकर लेखा को बड़ा आनंद आ रहा है। वो मन ही मन सोचने लगी, अब तक तो मेरे परिवार को आप दोनों ने बहुत अपमान किया, अब मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली हूँ। क्या समझा था कि मैं केवल एक लड़की हूँ, इसीलिए आपकी बातों का जवाब नहीं दे सकती? बचपन से लेकर अब तक मैंने इसी समाज का सामना बहुत हिम्मत के साथ किया है और आज सिर ऊंचा करके जी रहे हैं। समाज के कठोर व्यवहार ने मुझे काफ़ी सशक्त बना दिया। आप लोग जैसे बहुत सारे लोगों ने हमारा सामना हुआ है। सबकी बातें सुनकर हम रोए नहीं और हारकर आत्महत्या भी नहीं की है। जब पहले माँ बेटी ने सबका सामना कर लिया, तो अब तो हमारे साथ पापा भी है। मुझे किसी की परवाह नहीं, किसी से कोई डर नहीं। केवल एक लड़के से शादी करने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी और अपने मम्मी पापा का सिर नहीं झुका सकती। अगर लड़का अपने माता पिता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं भी अपने मम्मी पापा के लिए मूल्यवान हूँ। केवल लड़की हूँ इसीलिए सरेंडर कर दूँ, ये नहीं हो सकता। लेखा खामोश होकर कुछ सोच रही थी। देखकर सूर्यांश से और चुप रहते नहीं बना। उसने इम्पेशेंस होकर कहा, क्या सोच रही हो लेखा? जो भी कहना है जल्दी कहो, मेरा दिल धक धक कर रहा है, मुझसे और इंतजार करते नहीं बन रहा है। कूल डाउन सूर्यांश, इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैं ये शादी नहीं करूँगी। बहुत ही सहजता से लेखा ने अपनी बात रखी सबके सामने।
क्या कहा? तुम शादी नहीं करोगी? क्यों नहीं करोगी? मैंने क्या किया? मेरा क्या दोष है? आश्चर्यचकित होकर सूर्यांश ने सवालों की झड़ी लगा दी। तुम अपने माता पिता की संपत्ति का इकलौता वारिस हो सूर्य। तुम्हें एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी। तुम अपने मम्मी पापा और रिश्तेदारों की मर्जी से किसी अमीरजादी लड़की से शादी कर लो। मुझ जैसी इतनी बूढ़ी लड़की से शादी करके अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? समाज में तुम्हारे मम्मी पापा और रिश्तेदारों की नाक कट जाएगी। तुम्हें तो अच्छे से पता है मेरी माँ एक अनमेरिड माँ है और मैं अनमेरिड माँ की लड़की हूँ। हम जैसी लड़कियों की क्या इज्जत होती है? मैं जैसी भी हूँ अपने घर में हूँ। अपना घर छोड़कर किसी के घर जाने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तुम्हारे जैसे मम्मी पापा की इज्जत तुम्हारी प्यारी है। मुझे भी अपने मम्मी पापा की इज्जत बहुत प्यारी है। मेरे पापा भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और समाज में उनकी इज्जत है। लेखा का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। बहुत ही सहजता से उसने सारी बातें कह दी। ऐसी बातें क्यों कर रही हो लेखा? मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। जो भी कहा मेरे रिश्तेदारों ने कहा। इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे इस तरह बीच राह में छोड़कर मत जाओ लेखा। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। अगर तुमसे शादी नहीं हुई तो मैं जीवन भर शादी नहीं करूँगा। घर छोड़कर कहीं चला जाऊँगा। सूर्यांश रुआंसा सा हो गया। सूर्यांश की बात सुनकर अभिनव अरोड़ा और गीतांजलि भी विचलित हो गए। अभिनव अरोड़ा बिना रुके बोल पड़ा, कैसी बात कर रहा है सूर्यांश? क्यों नहीं होगी शादी लेखा से? हम कराएंगे तुम्हारी शादी लेखा से, भले ही हमारे रिश्तेदार हमसे नाराज हो जाए। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। तुम हमारी इकलौती संतान हो। लेखा इस वक्त थोड़ी नाराज है, उसे हम मना लेंगे। तुम चिंता मत करो, टेंशन मत करो। हाँ सूर्यांश, हम लेखा को मना लेंगे। तुम्हारी शादी लेखा से अवश्य होगी। गीतांजलि ने बेटे को ढांढस बंधाई। गीतांजलि की बात सुनकर लेखा का रहा था धैर्य जवाब देने लगा। उसने गीतांजलि की आंखों से आंखें मिलाकर कहा, आंटी, मैं कोई माटी का पुतला हूँ क्या जो जैसा आपने चाहा वैसा नचा लिया? जब चाहा शादी के लिए मना कर दिया, जब चाहा शादी के लिए हाँ कर दिया। आखिर मेरी भी तो कोई मर्जी है। जब तक मम्मा पापा की शादी नहीं हुई थी तब तक आप लोगों ने सूर्यांश और मेरे रिश्ते को तो माना ही नहीं। मेरी माँ और मेरे बारे में अपमानजनक बातें भी कही। मैंने तो उसी समय सोच लिया था कि मैं ये शादी नहीं करूँगी। मेरी मम्मी पापा ने मेरे भविष्य का सोच के शादी कर ली और मुझे अपना लिया। फिर भी आप लोगों के रिश्तेदार हमारे अपमान करने से बाज नहीं आए। आपके रिश्तेदार जब हमारा अपमान कर रहे थे तब आप लोग बिल्कुल खामोश रहे, कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप अपने रिश्तेदारों से अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहते हैं। क्या आप मुझे ये गारंटी दे सकते हैं कि मेरी शादी के पश्चात आपके रिश्तेदार मेरी माँ और मेरा अपमान नहीं करेंगे, मुझे अपमानजनक बातें नहीं सुनाएंगे, हमारे अतीत को लेकर खींचतान नहीं करेंगे? लेखा का उग्र रूप देखकर आदित्य उसे शांत करने के लिए समझाने लगा। लेखा बेटा, आंटी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपको शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मगर आंटी आपसे बड़ी है, उनसे इज्जत से बात करनी चाहिए। मैं उनकी कोई बेइज्जती नहीं की पापा, मैंने सिर्फ जो कहा सच कहा और मैं अपनी बात पर अटल हूँ। लेखा के चेहरे पर दृढ़ता थी। इस बार जूही ने लेखा को टोकते हुए कहा, किस बात पर अटल हो तुम लेखा? यही कि मम्मा, मैं ये शादी नहीं करूँगी। क्यों नहीं करोगी? अंकल आंटी मान तो गए हैं शादी के लिए। एक बार सूर्यांश के बारे में सोचो, बेचारा तड़प रहा है। जूही ने लेखा को समझाना चाहा। मैंने जो कहा उस पर मैं अटल हूँ मम्मा, मुझे ये शादी नहीं करनी है, पर मैं जानना चाहता हूँ क्यों नहीं करनी है। जूही हदीर हो उठी। अब जानना चाहती है तो डिटेल से सुनो। बचपन से लेकर अब तक मैंने केवल और केवल समाज का तिरस्कार, अपमान सहा है। हमेशा आपसे अपने पापा का नाम पूछा मगर आपने नहीं बताया। जब पूरा बचपन एक अंधेरी गली में भटकते भटकते मैं बड़ी हुई तब पता चला आदित्य चोपड़ा मेरे पापा है। पापा ने मुझे अपना लिया, फिर भी ये समाज मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, सम्मान देने को तैयार नहीं है। मैं नहीं चाहती इस समाज से कोई सम्मान। मैं खुद को ढूंढना चाहती हूँ इस समाज से दूर रखकर अकेले में। इसके लिए मैं अमेरिका जाना चाहती हूँ। वहाँ एमबीए करने के पश्चात कहीं नौकरी कर लूँगी। जब तक मैं खुद को ढूंढ नहीं लेती तब तक मैं समझ नहीं लेती मैं क्या करूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मेरा क्या वजूद है, तब तक मैं लौट कर नहीं आऊँगी। जिस दिन लगेगा कि सचमुच मैंने अपने आप को ढूंढ लिया, अपने आप को समझ लिया, अपनी निशा मुझे मिल गया, तब लौटकर आप लोगों के पास आऊँगी और निर्भय की तरह पापा का बिजनेस संभालूंगी। क्या हुआ, शादी नहीं हुई थी? शादी के लिए मैं
डिस्परेट भी नहीं हूँ। हमारे समाज में सदियों से नियम बना है कि लड़के लड़की जवान हो तो शादी करना बहुत जरूरी है। शादी के अलावा भी तो जिंदगी में कई मकसद हो सकते हैं। एक उम्र के बाद शादी न हो तो समाज उस पर अंगुली उठाने लगता है, मगर मैं समाज के इस नियम को तोड़ना चाहती हूँ। बिना शादी के लिए जिंदगी जीकर खुश रहा जा सकता है, ये बात मैं सिद्ध करना चाहती हूँ। आप लोगों के साथ रहकर जिस तरह एक लड़का बिजनेस संभालता है तो एक लड़की भी बिजनेस संभाल सकती है। मैं रोज आंटी जैसे बिजनेस वुमन बनने की कोशिश करूंगी मम्मा। जीवन की राह पर चलते चलते किसी भी उम्र में अगर कोई सच्चा हमराह मिल जाए तो मुझे इज्जत के साथ स्वीकार करे तो उस समय शादी के लिए सोचूंगी। एक सांस में सारी बातें कहकर लेखा का दिलो दिमाग हल्का हो गया। लेखा की बात सुनकर सूर्यांश बेताब होकर बोल पड़ा, एमबीए करने के लिए अमेरिका तो मैं भी जाना चाहता हूँ लेखा। शादी करके हम दोनों एक साथ अमेरिका जा सकते हैं। प्लीज जिद मत करो लेखा, तैयार हो जाओ शादी के लिए। मम्मी पापा तैयार है, फिर किस बात का डर। मुझे और किसी की चिंता नहीं है। किसने कहा सूर्यांश कि मैं इस समाज से डरती हूँ? डर गई होती तो अभी जिंदा होती क्या? तो सोच समझ कर मैंने ये निर्णय लिया है जो तुम्हारे लिए भी फायदेमंद है। अपने मम्मी पापा की पसंद से किसी खूबसूरत और गुणी लड़की से शादी कर लेना। आज से मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। मेरी जैसी इतनी बुरी लड़की से शादी करके जिंदगी बर्बाद मत करो। लेखा आज बहुत शांत और सुलझी हुई लग रही है। लेखा की बात सुनकर सूर्यांश की चिंता करके गीतांजलि रुआन से होकर बोली, लेखा बेटा ऐसा मत करो, गुस्सा मत करो। हम लोगों से रिश्ता मान लिया है। रिश्तेदारों की ओर से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आगे से तुम्हें कोई भी अपमानजनक बातें सुननी नहीं पड़ेगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ सूर्यांश जी नहीं पाएगा, उसे अकेला छोड़कर मत जाओ। नहीं आंटी, मुझसे माफी मांगकर खुद को छोटा मत करो। मैंने निर्णय ले लिया है, उस पर मैं अटल हूँ। मम्मा पापा अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। आप लोगों को चलना है क्या? बात खत्म करके लेखा बाहर की ओर निकल पड़ी तो आदित्य ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, लेखा बेटा रुको, हम भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं, तुम अकेली मत जाना। एक साथ कार में चलते हैं। अच्छा तो अभिनव गीतांजलि हम चलते हैं, नहीं तो लेखा कार बुक करके अकेली निकल जाएगी। उसने जो ठान लिया वो करके ही दम लेगी। आदित्य लेखा के पीछे पीछे निकल पड़ा तो जूही भी आदित्य के पीछे अपनी कार की ओर लेकर चल पड़ी। सूर्यांश, अभिनव, अरोड़ा और गीतांजलि चाहकर भी तीनों को रोक नहीं पाए, केवल हक्का बक्का सा उनको चाहते हुए पीछे से देखने लगे। ड्राइंग हॉल में आकर लेखा ने देखा निर्भय टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहा। निर्भय से बिना बात किए लेखा सोफे पर चुपचाप बैठ गई। लेखा की ओर नजर उठाकर निर्भय ने देखा तो उसे लगा थोड़ा डिस्टर्ब लग रही है। लेखा निर्भय से बात न करे, ये निर्भय के लिए दुनिया का नवा आश्चर्य है। आज लेखा की एंगेजमेंट और शादी की तारीख तय होने वाली थी, इसीलिए निर्भय ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है लेखा, इतनी उखड़ी उखड़ी सी लग रही है? क्या एंगेजमेंट और शादी की डेट बहुत देर से तय की गई है? बेचारा दिल और कब तक इंतजार करेगा? जल्दी डेट तय हो जाती तो सूर्यांश से मिलन की घड़ी भी जल्दी आ जाती और ज्यादा सब्र नहीं हो रहा है ना? सूर्यांश ने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? निर्भय हंसने लगा, फिर भी लेखा खामोश थी और चेहरे पर तनाव बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। लेखा कुछ जवाब देती इससे पहले ही ड्राइंग रूम में पहले आदित्य और पीछे पीछे जूही भी आ गई। आदित्य और जूही दोनों परेशान लग रहे हैं, ये बात निर्भय की आंखों से छुपी नहीं। निर्भय मन ही मन सोचने लगा, जरूर कोई बात हुई है, नहीं तो सबके सब इतने उखड़े हुए क्यों लग रहे हैं। निर्भय चुप न रह सका, उसने अपने पापा से पूछा, क्या बात है पापा? लेखा भी उखड़ी हुई है, आप लोगों के चेहरे पर भी तनाव दिख रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना? आदित्य ने माथे पर शिकन लिए ही जवाब दिया, कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। क्यों, क्या हो गया? अंकल आंटी तो इस रिश्ते के लिए जल्दी कर रहे थे, फिर क्या प्रॉब्लम हो गई? लेखा ने शादी करने से इनकार कर दिया। शादी से इनकार कर दिया? पर क्यों? हाँ, मुझे पहले एक बार उसने कहा था कि अभी शादी करने के लिए मन से तैयार नहीं है, लेकिन आपने समझाया तो खुशी खुशी तो सूर्यांश के घर गई थी, फिर क्यों इनकार कर दिया? निर्भय के माथे पर भी शिकन थी। सूर्यांश के मामा और बुआ ने मिलकर जूही और लेखा का बहुत अपमान किया, उनके अतीत को लेकर बहुत अपमानजनक बातें कही जो लेखा से बर्दाश्त नहीं कर पाई। अभिनव अंकल और आंटी ने उनका विरोध नहीं किया क्या? सूर्यांश ने कुछ कहा नहीं क्या? सूर्यांश की बातें निकलते ही लेखा का गुस्सा भड़क उठा। अपने घर में बुलाकर अंकल आंटी से हमारा अपमान होते अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, और सूर्यांश, उसमें इतना दम है क्या जो डटकर सामना करता? मैंने तो पहले ही कहा था वो स्पाइनलेस इंसान है, लेकिन मम्मी और पापा को तो मेरी जबरदस्ती शादी करानी है। मेरी बात सुनता कौन है? अब आई सबके बातें समझ में, जब इतना अपमानित होकर लौट के आए हो तो। लेखा, तुम अब क्या करोगी? गुस्से में सब कुछ खत्म करके आ गई, जिज्ञासावश निर्भय ने पूछा। मेरी शादी नहीं हुई तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई क्या?
निर्भय, तुम बड़े बुजुर्गों जैसी बातें कर रहे हो। तुम्हें मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैंने जो किया सही किया। अगर घर में मेरी शादी होती कभी मैं चैन से नहीं जी पाती। हमेशा मेरे अतीत को कुरेद कर जख्म हरा कर देते। ऐसी शादी होने से निभ नहीं पाती। अच्छा ही हुआ कि शादी के लिए मैंने मना कर दिया। मेरे सामने जिंदगी पड़ी है, मैं हाथ बढ़ाकर मुझे बुला रही है। जिंदगी अभी मुझे बहुत कुछ करना। उन लोगों ने क्या सोचा था? सूर्यांश से मेरी शादी नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगी। मैंने भी ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। मैं इस शादी के बंधन से मुक्त हो गई। आज मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। सारी बातें करके लेखा खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगी। इतनी देर से लेखा की बातें जूही सुन रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी उदासी छाई हुई है। लेखा की बातें सुनकर जूही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसीलिए उसने उदासी चेहरा लिए ही कहा, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ लेखा बेटा। तुमने अच्छा नहीं किया। अभिनव जी और गीतांजलि से माफी मांग ली थी। सूर्यांश ने भी तो जवाब दिया था, मगर तुम इतनी जिद्दी हो कि तुम पर कोई असर नहीं हुआ। सब कुछ खत्म करके आ गई। अब पता नहीं क्या करोगी। उस घर में तुम्हारी शादी हो जाती तो मैं निश्चिंत हो जाती। मम्मा, आपको निश्चिंत करने के लिए मैं अपनी मर्जी के खिलाफ शादी कर लूं? क्या आप यही चाहती हो? आप में और मुझ में बहुत सी बातों का फर्क है। आप जिस तरह से सोचती हो मैं नहीं सोचती। उन लोगों का अपमान आप सह सकती हो, मैं नहीं सह सकती। ये तो वही वाली बात हो गई। पहले खूब पकड़कर पीटा, फिर पूछा कहीं चोट तो नहीं लगी, दर्द तो नहीं हो रहा। शादी करने के बाद मुझे ही निभाना है, आपको नहीं। मैं अपना सिर ओखली में नहीं डाल सकती। मुझे अपना सिर प्यारा है, अपनी ज़िंदगी प्यारी है। मैं अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरे रास्ते में बाधा बनकर खड़ी मत हो जाना। आपने जैसा चाहा अपनी ज़िंदगी जी लिया, अब बारी मेरी है। मेरी ज़िंदगी मुझे अपनी तरह से जीने दो प्लीज़। आगे आप कुछ नहीं कहोगी। अपनी बातें खत्म करके लेखा दनदनाती हुई अपने कमरे में चली गई। रेखा का इस तरह का व्यवहार जूही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसीलिए उसने आदित्य से कहा, आदित्य अपनी बेटी को समझाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम अभिनव भाई साहब और गीतांजलि से माफ़ी मांग लेंगे। जूही की बात सुनकर आदित्य कुछ बोले उससे पहले ही निर्भय बोल पड़ा, मम्मा, इस हद तक झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप गलत निर्णय ले रही है। रेखा अमेरिका जाना चाहती है पढ़ने के लिए तो उसे जाने दो। कुछ साल बाद शादी होगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। जरूरी तो नहीं कि अभी शादी करनी है। रेखा ने जो भी निर्णय लिया है मैं उसे सहमत हूँ। उसने बचपन से लेकर अब तक बहुत अपमान सहा है, और कब तक। अपनी बातें कहकर निर्भय भी अपने कमरे में चला गया। निर्भय को जाते हुए देखकर जूही की आंखें छलछला आई। आज दोनों बच्चे मुझसे नाराज हो गए। आदि, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुमने कुछ सही भी नहीं कहा जूही। ये जरूरी तो नहीं कि तुम जिस तरह सोचती हो आजकल के बच्चे भी वही सोचे। बच्चों को समझने की कोशिश करो तो उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। किसी के भी मुंह में एक भी दाना नहीं गया। डिनर का टाइम भी हो गया है। तुम देखो जरा मोम क्या कर रही है। खाने पीने की कुछ व्यवस्था करो, मैं बच्चों को मनाकर ले आता हूँ। इधर सूर्यांश भी रात भर करवट बदलता रहा। दो पलकों को एक नहीं कर पाया। जब भी आंखें बंद करने की कोशिश करता, लेखा का चेहरा सामने उभर कर आ जाता। उसके शब्द कानों में हथौड़े जैसे पड़ते। अपमान की तेज धार से छलनी होता हुआ एक दिल जैसे कह रहा हो, प्यार करके मैंने गुनाह किया है क्या सूर्यांश? मुझे नहीं पता था। मुझ जैसी एक लड़की को समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। समाज की इतनी जटिलता को मैं आज समझ रही हूँ, जब मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। एक अलग ढंग से जीवन को बेहतर तरीके से जीकर समाज के मुंह पर तमाचा मारूंगी। तब शायद मेरे मन को सुकून मिले। परेशान होकर सूर्यांश अपने आप बड़बड़ाने लगता है, नहीं, तुमने कोई गुनाह नहीं किया लेखा। गुनाह तो मुझसे हुआ है। मैं तुम्हारे इस पवित्र प्यार को संभाल नहीं पाया। मुझे पता है अपमान की आग में तुम्हारा दिल झुलस गया, लेकिन मैंने तो तुम्हारा अपमान नहीं किया, बल्कि तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय और अपमान का हर कोशिश जवाब देता रहा। मैंने तो तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहा है, और केवल तुम्हें ही चाहा। फिर ऐसा क्यों हुआ कि हम दोनों अलग हो गए? न तुम्हारा कसूर न मेरा कसूर। कसूर है तो केवल इस समाज का। मैं इस समाज के दबाव के सामने हार गया। तुम्हें हार के मैं अपनी ज़िंदगी हार गया। फिर भी मैं जीऊँगा और आखिरी दम तक तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा। ये मेरा वादा रहा लेखा। खिड़की से सूर्य की किरणें झांकने लगी तो सूर्यांश हड़बड़ाकर उठा और जल्दी जल्दी फ्रेश होकर बिना किसी से कुछ बोले घर से निकल पड़ा। बिखरे बाल, उखड़ा सा चेहरा, आंखों के नीचे काले घेरे, ये बात बयां कर रहे थे कि सपना टूटने के बाद एक इंसान की हालत क्या होती है। कार ड्राइव करते करते सूर्यांश का मन सोच की गलियों में भटकने लगा। एक आखिरी कोशिश करूंगा लेखा को मनाने की। लेखा मान जाएगी तो किसी रिश्तेदार को बुलाए बिना ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे और दोनों निकल जाएंगे अमेरिका। मम्मी पापा नहीं माने तो उन्हें भी मना लूंगा। इतना मुझे
भरोसा है, पर लेखा मानेगी नहीं, इस बात पर भी अभी संदेह है। लेखा भी अपनी जगह गलत नहीं है। अगर इंसान को चोट पर चोट, अपमान पर अपमान मिलता रहे तो यही एक रास्ता बचता है अपमान का जवाब देने का। जैसे ही आदित्य का बंगला सामने दिखा, सूर्यांश ने ब्रेक मारी और कार रुक गई। कॉल बेल बजाते ही निर्भय ने दरवाजा खोला तो सामने सूर्यांश को इस हालत में देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत उसे अंदर बुलाकर बैठाया। सूर्यांश, सुबह सुबह तुम मेरे घर में, वो भी इस हालत में। अपने आप को संभालो सूर्यांश, निर्भय ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। किस हालत में? ठीक तो हूँ मैं, बस अपने आप को रोक नहीं पाया, इसीलिए एक आखिरी कोशिश करने आया। लेखा से मिलकर कुछ बातें करनी है। लेखा कहाँ पर है? जरा उसे बुलाओगे प्लीज? तुम थोड़ी देर शांति से बैठो, मैं उसे बुला देता हूँ, वो उठ गई होगी। लेखा रात पर ठीक से नींद नहीं ले पाई। भले ही उसने शादी न करके निर्णय लिया, मगर मन में उथल पुथल तो चल ही रही है। सुबह सुबह उसकी नींद खुल गई। वो फ्रेश होकर ड्राइंग खोल के आ रही थी, तब उसने निर्भय को किसी से बात करते हुए सुना। वो खुद से ही बात करने लगी। इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? किससे बात कर रहा है निर्भय? देखती हूँ जाकर ड्राइंग रूम में कौन है। ड्राइंग रूम में कदम रखते ही लेखा ने देखा सामने सूर्यांश बैठा है। उसके चेहरे पर नजर गई तो लेखा भी हतप्रभ रह गई। सूर्यांश को इस हालत में देखेगी कभी उसने सोचा ही नहीं था। वो उल्टे कदम जाने लगी तो पीछे से आवाज लगाकर निर्भय ने रोक लिया। लेखा, प्लीज अभी जाना मत, इधर आओ। सूर्यांश तुमसे बात करने आया है, उससे 2 मिनट बैठ कर बातें कर लो। अब कौन सी बातें करना बाकी है? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब अलग से मुझे कुछ नहीं कहना, किसी से मुझे नहीं उलझना है। ठीक है लेखा, तुम्हें कुछ नहीं कहना तो मत कहो, मगर सूर्यांश क्या कहना चाहता है प्लीज शांति से सुन लो। सुनने में तो कोई बुराई नहीं है। निर्भय ने लेखा से रिक्वेस्ट की। निर्भय की रिक्वेस्ट सुनकर लेखा धीरे धीरे लेकर ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गई, परंतु बिल्कुल खामोश थी। सूर्यांश भी आंखें नीचे किए चुपचाप कुछ सोच रहा था। सूर्यांश को चुप देखकर निर्भय ने उसे जगाते हुए कहा, अब क्यों इतने खामोश हो सूर्यांश? लेखा आ गई, जो कुछ कहना चाहते हो कहो। तुम दोनों बातें करो, तब तक मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ। नहीं निर्भय, मुझे चाय नहीं पीनी, सूर्यांश ने केवल इतना कहा, फिर चुप हो गया। मुझे पता है तुम घर से कुछ भी खा पी कर नहीं आए हो, एक कप चाय तो बनती है। तुम दोनों बातें करो, मैं बस आता हूँ, कहकर निर्भय ड्राइंग हॉल से चला गया। सूर्यांश को इतना खामोश देखकर लेखा ने ही पहले बात की। क्या कहना चाहते हो सूर्यांश? लेखा की बात सुनकर सूर्यांश ने आंखें उठाकर उसकी ओर देखा तो लेखा की आंखें सूर्यांश के चेहरे पर पड़ी। उसे ऐसे लगा जैसे जाने कितने दिनों से सोया नहीं, खाया नहीं, एकदम सूखा हुआ सा चेहरा। लेखा ने फिर भी सूर्यांश को किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, न ही तबीयत को लेकर कोई बात की। वो जानती थी कि सूर्यांश रात भर सोया नहीं है और खाया भी नहीं, कारण भी जानते, इसीलिए इस बारे में कोई बात न करना ही उचित समझा। सूर्यांश को भी समझ नहीं आ रहा कहाँ से बात शुरू करे, इसीलिए लेखा की बातों का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। चुपचाप कुछ सोचे जा रहा था और एकटक लेखा को देखे जा रहा था। एकटक, क्या देख रहे हो सूर्यांश? क्या कहना चाहते हो कहो, लेखा ने दोबारा पूछा। इस बार सूर्यांश ने बातों को चबाते चबाते कहा, लेखा क्या तुम एक बार हमारे बारे में सोच नहीं सकती? तुम कहना क्या चाहते हो सूर्यांश? की बस किस बारे में सोचने के लिए कह रहे हो? यही कि क्या हम शादी करके फिर एक साथ अमेरिका नहीं जा सकते? मुझे जो कहना था मैंने कह तो दिया सूर्यांश, इस बारे में मैं दोबारा कुछ सोचना नहीं चाहती, मैं निर्णय ले चुकी हूँ। प्लीज लेखा, एक बार मेरे बारे में सोच कर देखो, मेरा क्या होगा? तुम क्या मेरे लिए अपना निर्णय नहीं बदल सकती? मैंने इतना बड़ा क्या गुनाह किया जिसकी सज़ा तुम मुझे दे रही हो? तुम्हें सज़ा देने वाली मैं कौन होती हूँ सूर्यांश? सज़ा तो मैं अपने आप को दे रही हूँ। सबसे दूर जाकर अमेरिका से मैं कब लौट कर आऊँगी मुझे कुछ भी पता नहीं, फिर भी चाह रही हूँ। क्या ये मेरे लिए सज़ा नहीं है? रहा सवाल तुम्हारी गुनाह करने का, तो मैंने कभी नहीं कहा कि तुमने गुनाह किया है। मैं इतना चाहती हूँ कि तुम अपने मम्मी पापा से रिश्ता मत तोड़ो। तुम उनके इकलौते बेटे हो, उनकी देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैंने कब कहा कि मैं अपने मम्मी पापा से रिश्ता तोड़ दूंगा? शादी करके भी तो मैं अपना कर्तव्य निभा सकता हूँ। मुझ पर भरोसा करो, अमेरिका जाऊंगा तो लौट कर आऊँगा। मेरे कहने का मतलब है हम दोनों लौट कर आएंगे, फिर अपने मम्मी पापा के साथ ही रहेंगे। मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा तुम क्यों शादी के लिए तैयार नहीं हो। मम्मी पापा तो अब शादी के लिए तैयार हो गए, फिर क्या परेशानी है? तुम मेरी परेशानी नहीं समझ सकती सूर्यांश। शादी करने के बाद तुम्हारे घर में रहना मेरे लिए शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार आएंगे और मेरे जख्मों पर नमक छिड़ककर मुझे अपमानित करके चले जाएंगे। मैं ये कभी नहीं होने दे सकती। मैं कोई भी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, तुम कहती हो तो रिश्तेदारों से हम कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब काल्पनिक बात है सूर्यांश, सच्चाई का धरातल कुछ और ही है।
रिश्तेदारों से रिश्ता तुम कैसे तोड़ोगे? क्या तुम्हारे मम्मी पापा तोड़ना चाहेंगे या फिर रिश्तेदार अगर आ जाएंगे तो क्या उनको तुम घर से निकाल दोगे? ऐसा तो संभव नहीं है ना। मैंने पहले भी कहा, ये समाज बहुत पेचीदा है। इस समाज को एक तरफ रखकर तुम जी नहीं सकते। वैसे भी तुम इतनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के इकलौते वारिस हो। बिजनेस के सिलसिले में तुम्हें बहुत से लोगों से मिलना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी, रिश्ता रखना पड़ेगा। क्या रिश्तेदारों से अलग होकर जीना संभव है? मुझे पता है तुम्हारे रिश्तेदार मुझे यूं ही नहीं छोड़ देंगे। ठीक है, फिर हम दोनों अमेरिका से वापस नहीं आएंगे, वहीं का सिटीजनशिप ले लेंगे। नहीं सूर्यांश, वैसे अपने माता पिता से अलग करने का कारण नहीं बनना चाहती। वैसे भी जीवन में बहुत सी परेशानी है, एक और परेशानी बढ़ाकर क्या फ़ायदा। बेहतर है तुम किसी और से शादी कर लो। मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया, कभी तुमसे कोई शिकवा शिकायत नहीं करने आऊँगी। मुझे समझने की कोशिश करो, हमेशा मैं अमेरिका नहीं रहना चाहती। कभी ना कभी मैं लौट कर आऊँगी, निर्भय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिजनेस संभालूंगी। कब आऊँगी ये तो नहीं पता, परंतु आऊँगी ज़रूर। इसका मतलब तुमने सोच लिया तुम किसी और से शादी करोगी? अभी नहीं सोचा, क्या पता मेरी किस्मत में शादी है भी या नहीं। तुम अवश्य शादी कर लेना सूर्यांश। कभी ये खबर मेरे कानों तक पहुंची तो मुझे बेहद खुशी होगी, ये सुनकर कि तुम सुखी हो। ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है क्या लेखा? हाँ सूर्यांश, मैं चाहती हूँ तुम एक ऐसी लड़की से शादी करो जिससे तुम्हारे जीवन में सुख शांति आए, तुम्हारे मम्मी पापा खुश रहे, तुम्हारे सारे रिश्तेदार खुश रहे, तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छे से चले, तुम बहुत आगे निकल जाओ, अपने पापा से 10 कदम आगे। सुख, पता नहीं सुख की क्या परिभाषा है। हाँ, अमेरिका अवश्य जाऊँगा मगर अकेला, लौट कर भी आऊँगा मम्मी पापा के पास मगर अकेला। रहा सवाल शादी का तो शायद मेरी किस्मत में भी नहीं है शादी। देखते हैं ज़िंदगी मुझे कहाँ किस मोड़ पर ले जाती है। ओके, थैंक्स लेखा, मुझे इतना समझाने के लिए और ज़िंदगी का सामना करने के लिए, एक सीख देने के लिए। अब मैं चलता हूँ। एक दीर्घ श्वास छोड़कर सूर्यांश उठकर खड़ा हुआ जाने के लिए। अरे अरे, तुम उठकर क्यों खड़े हो गए? सूर्यांश, कहाँ जा रहे हो? बैठो, शांति से चाय पी लो, नाश्ता कर लो, फिर जाना। हाथ में चाय की ट्रे लेकर निर्भय ड्राइंग हॉल में आया। पीछे पीछे नाश्ते की ट्रे लेकर सर्वेंट आया। नहीं निर्भय, नाश्ता करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, अब मुझे चलना है। सूर्यांश, चलो एक साथ नाश्ता कर लेते हैं, शायद ये आखिरी बार है, फिर कभी एक साथ बैठकर नाश्ता करने का मौका ज़िंदगी देगी या नहीं पता नहीं। बचपन से हम तीनों एक साथ मॉरल क्लास में बैठा करते थे, वो दिन बहुत याद आते हैं। आज हम लोग फिर एक जगह, कल कौन कहाँ होगा किसी को पता नहीं, इसीलिए आज को मत गवाओ। नॉर्मल होकर लेखा ने बातें की, मगर दिल के कोने में एक कसक थी जिसे किसी ने नहीं देखी, नहीं किसी ने समझा। सूर्यांश, कर ली तुमने लेखा से बातें? हाँ कर ली निर्भय, ये शायद ज़िंदगी की आखिरी बातें हैं। क्या पता ज़िंदगी फिर हमें मिलने का मौका देती कि नहीं, फिर कभी रूबरू बात कर पाएंगे कि नहीं, ये तो समय ही जानता है। फिर एक लंबी सांस ली सूर्यांश ने। ऐसा क्यों कह रहे हो सूर्यांश? लेखा ने तुम्हें मिलने और बात करने से इनकार कर दिया क्या? अमेरिका जाकर भी तो तुम दोनों मिल सकते हो, बात कर सकते हो। शादी भले ही मत करो मगर एक दोस्त की तरह तो मिल सकते हो। नहीं निर्भय, जो रिश्ता एक बार दोस्ती की सीमा से आगे बढ़ चुका है वहाँ पर दोस्ती निभाना बहुत मुश्किल है। बेहतर यही है कि हम कभी ना मिले, फिर जिंदगी में तभी जीना आसान होगा। लेखा के चेहरे पर उदासी थी परंतु बातों में दृढ़ता थी। लेखा की बात सुनकर सूर्यांश की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई, इसीलिए उसे खाते नहीं बना। खाना छोड़कर वो उठ खड़ा और कहा, अब मैं चलता हूँ निर्भय, तुम अभी इंडिया में हो, तुम तो मुझसे मिलने से इनकार नहीं करोगे ना? नहीं सूर्यांश, हम बचपन के दोस्त हैं, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आऊँगा, एक बार पुकार के देख लेना, तुम्हारे लिए हमारे घर का दरवाज़ा सदा खुला है। वैसे भी बिजनेस पार्टी में हमारी मुलाकात तो होगी ही। थैंक यू दोस्त, अब मुझे जाने दो, मुझे मत रोकना। गुड बाय लेखा। निर्भय से हाथ मिलाया सूर्यांश ने और लेखा की ओर एक नज़र उठाकर देखा। आंखों में उमड़ आए आंसू के कारण लेखा का चेहरा धुंधला सा दिखाई पड़ा। उसने अपने आंसू छुपाने के लिए तेज कदमों से सूर्यांश बाहर की ओर निकल पड़ा। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। निर्भय समझ गया कि लेखा ने सूर्यांश को स्पष्ट मना कर दिया शादी के लिए। दोनों के बारे में सोचकर आज उसका दिल बहुत दुख हो रहा है। एक और हंस का जोड़ा समस्याओं की आंधी में खुद को घिरा हुआ पाया और उनके कदम डगमगा गए। किनारा पाने से पहले ही वो जोड़ा बीच दरिया में अलग हो गया। जीवन दरिया से उठती लहरें जाने कहाँ इस जोड़े को ले जाए, ये तो समय के ही हाथ में है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।